बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं लॉकडाउन का मतलब मईशत की तबाही है, अवाम कोरोना को संजीदगी से नहीं ले रहे। डॉक्टर और तिब्बी अमले को शदीद खतरात लाहक हैं। हमारी अशराफिया लॉकडाउन चाहती है, मुराद याफ्ता तबके के पास वसाइल और बड़े घर हैं। हम स्मार्ट लॉकडाउन के बानी ममालिक में से हैं। जी हाँ, आपको बताएं वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि लॉकडाउन का मतलब मईशत की तबाही है, अवाम कोरोना को संजीदगी से नहीं ले रहे। डॉक्टर और तिब्बी अमले को शदीद खतरात लाहक हैं। हमारी अशराफिया लॉकडाउन चाहती है, मुराद याफ्ता तबके के पास वसाइल और बड़े घर हैं। हम स्मार्ट लॉकडाउन के बानी ममालिक में से हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कोरोना वायरस मुल्क में जबरदस्ती फैलाया गया, जो उसकी जिम्मेदार विफाकी हुकूमत पर आयद होती है। मुल्क में कब तक क़यादत का बहरान बर्दाश्त करना पड़ेगा? विफाक ने काम नहीं करने तो दूसरों को तो करने दें। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि जो फैसले किए इसके जरिए हमारी खुद मुख्तारी नहीं रही। कराची में हस्पतालों के भरने का जिम्मेदार किसे ठहराऊं? किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। विफाक अवाम को बेवकूफ बना रहा है और अवाम को गलत मालूमात दी जा रही हैं। वजीर आजम ताजिरों और कारोबारी लोगों से मिलते हैं, लेकिन एक दफा भी डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से नहीं मिले। पाकिस्तान के अवाम को गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है और उस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से मेरे डॉक्टर्स पे और मेरे नर्सेस पे हमला होता है। तो एफआईआर कटना चाहिए, एफआईआर कटना चाहिए उन पे जिन्होंने हमला किया और एफआईआर कटना चाहिए उन पे जिन्होंने ये गलत इंफॉर्मेशन फैलाए, ये प्रोपेगेंडा फैलाया। ये ऐसा है जैसे आप अंग्रेजी में वो कहते हैं कि स्क्रीम फायर इन अ क्राउडेड थिएटर, आप फिर उसको जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा। हर अदारा से तावन करेंगे, जहां से हमें लोग मंगवाना पड़ेगा हम मंगवाएंगे। और जो भी सूरत हाल है, अगर आप अपने डॉक्टर्स और नर्सेस से काम सेट करते हैं, उनका सेहत और जिंदगी हमारा जिम्मेदारी है। हम मज़ाहमत करते हैं, पूरी तरह मज़ाहमत करते हैं हर हमला पे, जो ना सिर्फ कराची में मगर मुख्तलिफ जगह में हो रहे हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस को यह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा कि उनका जान और जिंदगी को हम बचाएंगे। अगर कोई उनको खतरा में डालेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हम अपने महदूद वसाइल से वफाकी हुकूमत की नातावन और सैबोटाज के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करेगी इसी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, इसी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, कि हम इस वबा का नुकसान को जितना कम कर सकते हैं उतना कम हम करने की कोशिश करेंगे। हमारा स्ट्रैटेजी का सबसे अहम पहलू हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी है। हमारा पूरा जोर होगा कि हमारा पर कैपिटा टेस्टिंग जो सूबाई हुकूमत कर रही है, वफाकी हुकूमत की बिल्कुल मिनिमम मदद होने के बावजूद ये हमारा कैपेसिटी बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भी आज भी सारे सूबे से ज्यादा है। सिंध का जो टेस्टिंग कैपेसिटी है पर कैपिटा, वो सारे सूबा का ज्यादा है। पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुराद सईद भी मैदान में आ गए। कहा फरजंद जरदारी खुद भी पर्ची पर आए और सहारा भी पर्ची का ही लेते हैं। सिंध में ऐसा अस्पताल नहीं बना जहां जरदारी का इलाज हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद सईद का कहना था कि माजी में हेल्थ के निज़ाम पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। वजीर आजम इमरान खान ने लोगों को वबा और गुर्बत से बचाना है। सिंध हुकूमत ने राशन का वादा किया, लेकिन राशन किसी के घर नहीं पहुंचाया। आजकल वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बौखलाए हुए हैं। फरजंदी जरदारी से ये पूछा जाता कि आपके अबू जरदारी का इस वक्त इलाज कौन से अस्पताल में हो रहा है, जब उनको अपने अस्पतालों के ऊपर खुद एतमाद नहीं, तो हम इसी हेल्थ सिस्टम के अंदर इसका मुकाबला करने जा रहे हैं। फिर दूसरा जो अपोजिशन की जुमात है, शरीफ खानदान, आपको पता होगा कि हमेशा से सरकार के और अवाम के पैसे पे बिरून मुल्क इलाज के लिए चले जाते, तो हेल्थ के ऊपर तो कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। नंबर 2 ये कि मईशत यह कि कर्जों के दलदल में आप फंस चुके हैं और आपने इसमें इस वबा का मुकाबला करना था कि जिसमें इकोनॉमीज भी जो है मजबूत, वो भी कोलैप्स करने जा रही है। जब ये आलमी वबा आई पाकिस्तान के अंदर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कौम से पहले खिताब में क्या
फैसले किए और क्या इकदाम हुए। इमरान खान ने सबसे पहले कहा कि हमने लोगों को बचाना है मरज से, हमने लोगों को बचाना है गुर्बत से, हमने लोगों को बचाना है कि उनका। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं पूरी दुनिया कोरोना से मुश्किलात से दोचार है। कोरोना से निपटने के लिए NCOC इदारा बनाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज का कहना था कि कोरोना से मुतालिक कौम को पूरी तरह बाखबर रखा जा रहा है। हुकूमती इक़दामात को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। तमाम फैसले मुशावरत से होते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र कि इतना नुकसान नहीं हुआ जितना तखमीना लगाया गया। कुछ सियासी जमातें पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती हैं। सिंध के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आके हमसे बिल्कुल इत्तेफाक मुत्तफिक होकर और चीज़ों को एग्री कर लेते थे, लेकिन जब वो वापस जाते थे, जब वो कराची में बाहर निकलते थे या पहुँचते थे, तो वो इस प्रोग्राम के बारे में मुख्तलिफ किस्म की बेबुनियाद बातें करते थे और डिसएग्रीमेंट शो करते थे। तो पीपल्स पार्टी बिलखुसूस और बाकी सियासी जो पार्टियां हैं वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वबा से किस कामयाबी के साथ उससे डील कर रही है। तो ये जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, उन्होंने कई दफा इस किस्म का माहौल पैदा किया और आज जो है तो उनकी पार्टी के लीडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि उन्होंने हर किस्म की बेयकीनी और तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि सेहत का निज़ाम कोलैप्स होने के करीब है। इमरान खान की उलझी पॉलिसियां खौफनाक हक़ाइक़ के मुकाबले में नाकाम हो रही हैं। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि डॉक्टर्स, नर्सों और पैरामेडिक्स की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। इमरान खान इस इनकार के मरहले से बाहर आ जाओ। शहबाज शरीफ ने कोरोना से अमवात और मुतासिरीन की तादाद में इजाफे पर इजहार ताज़ियत और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वफाक और सूबे मिलकर हालात का जायजा लें। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। हालात की संगीनी देखते हुए वज़ीर आज़म साहिब की कन्फ्यूजन अब तक दूर हो जानी चाहिए थी। शहबाज शरीफ का कहना था कि कोरोना वबा में इजाफे का इल्जाम अवाम पर ना लगाया जाए, उन्हें तैयार किया जाए, आगाही दी जाए, कोरोना वबा के फैलाव और लॉकडाउन में नरमी के नताइज का दोबारा जायजा लिया जाए। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के खिलाफ इल्जामात की बौछार करने वाली अमरीकी खातून संध्या रची ने नून लीगी रहनुमाओं के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। अमरीकी खातून ने अपने सोशल मीडिया बयान में कहा कि मेरे पास और भी बहुत कुछ है, लेकिन चंद दिन आराम की जरूरत है। पीपी क़यादत अपनी कारकुनों से कहे कि वो मुझे अकेला छोड़ दे। आइंदा हफ्ते किसी भी तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार हूँ। संध्या रची ने कहा कि उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं उस हवाले से 2011 में अमरीकी सिफारत खाने को आगाह किया था, लेकिन पाक अमरीका पेचीदा ताल्लुकात की वजह से मुनासिब जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी खातून ने अपने बयान में मजीद कहा कि फिक्र न करें, नून लीग को भी नहीं छोड़ूंगी, अगली बारी उन्हीं की है। संध्या रची ने बताया कि मैंने एक कमाल शख्स से मंगनी की है जिससे पाकिस्तान में मुलाकात हुई थी। मेरे मंगेतर ने बोलने के लिए हौसला अफजाई की ताकि हमारा रिश्ता आगे बढ़ सके। अमरीकी खातून संध्या डी रची की तरफ से साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर इल्जामात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अमरीकी खातून की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर इल्जामात लगाने के बाद पीपल्स पार्टी की इस्लामाबाद की मुकामी क़यादत ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त इस्लामाबाद के सदर शकील अब्बासी ने मुकदमा दर्ज न करने पर सेशन जज को दरख्वास्त दी। एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान ने अमरीकी खातून को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने अमरीकी खातून के साथ साथ FIA और PTA को भी नोटिस जारी कर दिया और 9 जून तक जवाब तलब कर लिया। सेनेटर रहमान मलिक के तर्जमान ने कहा है कि साबिक वज़ीर दाखिला अमरीकी खातून सिंथिया डी रिची के मनगढ़ंत बेहुदा इल्जामात के जवाब देना अपनी तौहीन समझते हैं। तर्जुमान ने कहा कि सेनेटर रहमान मलिक ने अमरीकी खातून के बेहुदा और नाजेबा इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। रहमान मलिक के बेटों ने अमरीकी खातून के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और हत्या इज्जत का दावा दायर करने के लिए कानूनी राय मांग ली। अमरीकी खातून के इल्जामात बदनीयती पर मबनी है, जिसका मकसद सेनेटर रहमान मलिक की साख को नुकसान पहुंचाना है। तर्जुमान रहमान मलिक का कहना है कि नाजेबा इल्जामात किसी मखसूस फर्द या गिरोह के उकसाने पर लगाए गए हैं। रहमान मलिक ने हमेशा भारत के कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद की है। इल्जामात उस वक्त सामने आए हैं जब बहैसियत चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला अमरीकी खातून के बेनजीर के खिलाफ लगाए जाने वाले इल्जामात का नोटिस लिया।
तो दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के इल्ज़ामात को घटिया करार देकर मुस्तरद कर दिया। मखदूम शहाबुद्दीन ने भी सिंथिया रिची के इल्ज़ामात को सरासर गलत और बेबुनियाद करार दे दिया। अमरीकी खातून के इल्ज़ामात पर रद्द अमल देते हुए साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि इन घटिया इल्ज़ामात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। वज़ीर आज़म के ओहदे का आदमी ऐवान सदर में क्या ऐसी हरकत कर सकता है? इल्ज़ाम लगाने वाली खातून ऐवान सदर में क्या कर रही थी? दूसरी जानिब यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि खातून ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर भी अजीबो गरीब इल्ज़ामात लगाए। इस मामले पर मेरे बेटों ने अदालत में जाने का ऐलान किया है। मखदूम शहाबुद्दीन का कहना है कि अमरीकी खातून सस्ती शोहरत के लिए इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रही हैं। इंतहाई हसास तबीयत का हामिल हूँ और खातीन की बेपनाह इज्जत और एहतराम करता हूँ। मखदूम शहाबुद्दीन ने कहा कि खातीन को मारने पीटने या तशद्दुद करने का सोच भी नहीं सकता। सिंथिया रिची बताएं कि वो इतने साल खामोश क्यों बैठी रही? अचानक मंजर आम पर आने की क्या वजूहात हैं? अहम खबर है, पाकिस्तान में कोरोना ने खतरे की घंटियां बजा दी। 24 घंटों में रिकॉर्ड 97 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 1935 हो गई। एक रोज में 4734 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। मरीजों की तादाद 93,983 हो गई। 82,581 मरीज सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं। पाकिस्तान में अवाम की लापरवाही खतरा बनकर सामने आने लगी। 24 घंटों में मजीद 97 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 1935 हो गई। सिंध में 615, पंजाब में 659, खैबर पख्तूनख्वा में 541, बलोचिस्तान में 54, गिलगित बल्तिस्तान में 13, आजाद कश्मीर में 8 और इस्लामाबाद में 45 मरीज इंतकाल कर चुके। मजीद 4,734 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है। मरीजों की तादाद अब 93,983 तक पहुंच गई है। पंजाब में 35,308, सिंध में 34,889, खैबर पख्तूनख्वा में 12,549, बलोचिस्तान में 5,776, गिलगित बल्तिस्तान में 897, इस्लामाबाद में 4,323, आजाद कश्मीर में 331 मरीज हो चुके। मुल्क भर में 32,581 मरीज सेहतियाब होकर घरों को जा चुके। तो दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 4 लाख हो गई। मरीजों की तादाद 69 लाख तक जा पहुंची। 33,70,000 मरीज सेहतियाब हो चुके। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4 लाख अफराद को निकल चुका। मरीजों की तादाद 69 लाख तक जा पहुंची है। अमरीका में 19,67,000 से ज्यादा अफराद में वायरस मुंतकिल हो चुका है। हलाकतों की तादाद 1,12,000 हो गई। बरतानिया में 40,261, इटली में 33,774, स्पेन में 27,134, फ्रांस में 29,111, जर्मनी में 8,763 अफराद हलाक हो चुके। कनाडा में 7,703, रूस में 5,725, भारत में 6,650, टर्की में 4,648, ईरान में 8,209, अफगानिस्तान में 320 और सऊदी अरब में 642 अमवात हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून के एमपीए मलिक सैफुल मलिक खोखर और उनका बेटा भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। सियासी रहनुमा ने खुद को घरों में आइसोलेट कर लिया है। अहम खबर और अफसोसनाक खबर जिससे आपको आगाह किया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून के एमपीए मलिक सैफुल मलिक खोखर और उनका बेटा भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया है। सियासी रहनुमाओं ने खुद को घरों में आइसोलेट कर लिया है। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे शुएब हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असेंबली जो हैं वो एक के बाद दूसरा जो रुकन है वो कोरोना का शिकार हो रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के एमपीए मलिक सैफुल मलूक खोखर और उनके साहबजादे जो हैं मलिक फैसल सैफ खोखर कोरोना का शिकार हो गए हैं और उन्होंने खुद को अपने घर में ही करंतना कर लिया है। इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक जो हैं उनका कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया है और उन्होंने भी अपने आप को लीगी रहनुमाओं, रिश्तेदारों और रफ़्क़ाकार से दूर कर लिया है और अपने घर में ही उन्होंने खुद को करंतना कर लिया है। जबकि ख्वाजा सलमान रफीक ने कोरोना के बायस अपना मोबाइल फोन जो है वो बंद कर दिया। आपको बताता चलूं कि इससे कबल पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी और कई सूबाई वज़रा समेत मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में कोरोना की तस्दीक हुई थी। ताहम एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है, जिनका नाम जो है शौकत चीमा है, वो कोरोना के बायस इंतकाल भी कर चुके हैं। जी शुएब हाशमी, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के इलाके चकी गेट के चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर आबिद मुख्तार कोरोना से जंग लड़ते हुए शहीद हो गए। आबिद मुख्तार ने सोगवारान में 2 बेटियां और 2 बेटे छोड़े हैं।
اہم خبر اور افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور کے علاقے چکی گیٹ کے چوکی انچارج سب انسپیکٹر عابد مختار کرونا سے جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عابد مختار نے سوگواران میں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں۔ اس سے قبل بھی لاہور کے قانون نافذ کرنے والے محکمے میں سے پولیس میں سے کچھ نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ کرونا سے لڑتے ہوئے لاہور کے علاقے چکی گیٹ کے چوکی انچارج سب انسپیکٹر عابد مختار کرونا سے جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عابد مختار نے سوگواران میں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں۔ افسوسناک خبر ہے لاہور کے علاقے چکی گیٹ سے، جہاں پر چوکی انچارج سب انسپیکٹر عابد مختار کرونا سے جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عابد مختار نے سوگواران میں 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے شیراز نثار سے۔ شیراز نثار، اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی 4 دنوں میں یہ چوتھا انسپیکٹر جو ہے وہ شہید ہو گیا کرونا وائرس کی وجہ سے۔ عابد مختار جو ہے وہ گلدست چوکی میں جاب کر رہے تھے۔ زاہد مختار ہے ڈی ایس پی جو سیکورٹی برانچ میں ان کا بھائی ہے، اور یہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ جی امیون سسٹم جس کا بہت بہتر ہو، بڑے فٹ تھے، باڈی بلڈر تھے، اچانک ان کا جو ہے وہ سانس خراب ہونے لگ گیا۔ وہاں پہ چوکی میں بیٹھے ہوئے جب ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا تو پتہ چلا جی کہ وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہے۔ آئسولیٹ ہونے کے بعد ہاسپٹل میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور باڈی جو ہے وہ ان کی ریسکیو والے جو ہے وہ انہیں قبضے میں لے لے۔ ان کے اہل خانہ کو جو بتا دیا گیا ہے کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال واضح ہوتی جا رہی ہے، اور کرونا وائرس جو ہے وہ خطرناک حد تک تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آج جو پنجاب پولیس نے، خصوصاً لاہور پولیس نے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے احکامات ملے ہیں ان پر انہوں نے عمل کروایا ہے۔ سڑکوں پہ نکلے اور لوگ جو ہے وہ ماسک جیب میں ڈال کے پھر رہے ہیں۔ جب ان کا چلان کیا جاتا ہے یا پولیس ان کو روکتی ہے تو جیب سے نکال کے پہن رہے ہیں۔ ہماری یہ پریکٹس جو ہے یہ اس سے اموات بڑھ رہی ہیں بہت زیادہ۔ 4 دن میں 4 انسپیکٹر کرونا وائرس کا شکار ہو گئے اور جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ شیراز نثار تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات سینیٹر اعظم خان سواتی کا کہنا ہے کہ ہم دوبارہ سخت لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں۔ مانسہرہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اعظم خان سواتی کا کہنا تھا کہ سیاحت نہ صرف ملکی بلکہ مقامات کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ چند روز میں سیاحت کو کھول دیا جائے گا۔ کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے سے ہی موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ عوام ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے، دوسری جانب سخت لاک ڈاؤن کے فیصلے کرنا پڑیں گے۔ اعظم سواتی کا کہنا تھا کہ ایس او پیز پر 10% بھی عوام عمل نہیں کر رہے، جس کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کروں گا۔ سندھ بالخصوص کراچی کی عوام نے ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل ہوں گی اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ میں ہوں علی طارق۔ کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باخبر سب سے پہلے۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شوبز کی اچھی اور گرما گرم خبریں۔ شجر الدین، ٹی وی ٹوڈے۔ ویلکم بیک۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ 1900 سے زائد پاکستانیوں کی جان جانا تکلیف دہ ہے۔ کرونا کے پھیلاؤ کو کم کرنا اولین ترجیح ہے۔ احتیاطی تدابیر نہ کرنے والے دوسروں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چاہتے ہیں زندگی کا پہیہ چلتا رہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسد عمر نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے صوبہ بھر میں ماسک پہننے کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ پبلک مقامات، مارکیٹس، بازاروں اور پارکس میں ماسک پہننے کی پابندی پر عمل درآمد کروایا جائے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی تازہ ترین صورتحال اور حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔
वज़ीर आला का कहना था कि मास्क पहनना शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। घर से निकलते वक्त शहरी मास्क लाजम पहने। पंजाब के हस्पतालों में खाली बेड्स भी मौजूद हैं और वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं। हस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए ज़रूरी अद्वियात भी दस्तयाब हैं। पंजाब हुकूमत ने मुतासिरा मरीजों को घरों में आइसोलेशन की इजाज़त दे दी है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि कोरोना का फैलाव रोकना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब आवाम की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात तसलसल के साथ जारी रहेंगे। कारोबार की इजाज़त SOPs पर अमल दरामद से मशरूत है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर बिजनेस हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन ने आटे की कीमत में मजीद अज खुद इजाफा कर दिया है। 20 किलो थैला की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब ने आटे का 20 किलो का थैला आज खुद 50 रुपए महंगा कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 20 किलो का थैला 1000 रुपए से जायद में फरोख्त होने लगा। गुज़िश्ता 10 रोज में आटे की कीमत में दूसरी मरतबा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि आटे की कीमत में इजाफा महकमे खुराक पंजाब की नाकिस पॉलिसीज के बायस हुआ है। महंगी गंदुम खरीद कर सस्ते दामों आटा फरोख्त नहीं कर सकते। अगर हुकूमत ने आटे की कीमतों में कमी करवानी है तो गंदुम का कोटा फराहम किया जाए। शेख रशीद कहते हैं कि शुगर स्कैंडल में मुलव्वस तमाम अफराद जेल जाएंगे। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स में रेग माल जरूर मारा गया। इमरान खान को मुफाहमती किरदारों से कोई दिलचस्पी नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ अपने घर के पीछे वाले कमरे में छुपे थे। कहा था कि ईद के बाद टार्जन की वापसी होगी। मुल्क में अपोजिशन का कोई किरदार नहीं दिख रहा। अपोजिशन जमातों को मीडिया खेलने के सिवा कोई काम नहीं। स्टील मिल्स में हुकूमत वही करेगी जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। मुल्क गरीब के लिए बना और मुस्तफीद शोर हुए। टार्जन की वापसी होगी। शहबाज शरीफ घर में ही थे, पिछले कमरे में छुपे हुए थे। इस घर के पीछे जो कमरा है उसमें वो छुपे हुए थे। और सियासत में इसलिए ज़्यादा बात नहीं हो सकती कि अपोजिशन का मैं कोई रोल नहीं देख रहा। चीनी के तमाम ज़िम्मेदार लोग जेलों में जाएंगे। जो आदमी इसमें मुलव्वस पाया गया, इमरान खान कमिटेड है कि वो आइन और कानून के शिकंजे में उनको लाएगा। और जो कल कैबिनेट हो रही है इसमें मुझे उम्मीद है कि आटे की भी फोरेंसिक रिपोर्ट का फैसला हो जाएगा, वरना अगली कैबिनेट में हो जाएगा। लेकिन चीनी और आटा जो है वो इमरान खान की टॉप प्रायोरिटीज़ में है। पेट्रोल पे भी हमने ECC में डिस्कस की है और ख़ास तौर पर मैंने ECC में पेट्रोल की शॉर्टेज पर जो ओगरा है उनको हदायत की है और उनसे कहा है कि इस शॉर्टेज को कंट्रोल किया जाए। बेसिकली पेट्रोल जो है वो सस्ता हो गया और अब एकदम दोबारा महंगा होने जा रहा है। इसलिए ये स्टॉकिस्ट माफिया जो है उसको स्टॉक करके आने वाले दिनों में बढ़ते हुए प्राइसेस का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि 28 बैरियल से आज मैंने अखबार में पढ़ा है $28 से ये $42 और 43। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा बुखारी कहती है शेख रशीद दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में झांके। शहबाज शरीफ की एक सरगर्मी से आपकी जान निकलती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उज़मा बुखारी का कहना था कि आटे का मामला चीनी स्कैंडल से बड़ा है। इमरान खान की नाअहली की सजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन के मुस्तकबिल के हवाले से हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास 9 जून को तलब कर लिया और काबीना के एजेंडे में स्टील मिल्स मुलाजमीन को फारिग करने से मुतालिक मामला भी शामिल है। वफाकी काबीना में ECC के 3 जून के फैसले की समरी तौसीक के लिए पेश की जाएगी। काबीना मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने की तजवीज़ पर भी गौर करेगी। पाकिस्तान स्टील मिल्स 10 जून 2015 से बंद है और 230 अरब का मकरूज हो चुका है, जबकि स्टील मिल्स के कर्जे में हर माह 2 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है। बंद स्टील मिल्स के मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह 35 करोड़ रुपए बनती है। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारे की तरफ से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात के 2 ऑनलाइन डिजिटल मीटिंग्स हुई। IMF ने आइंदा बजट में अखराजात कम करने और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% कटौती का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने IMF को साफ जवाब देते हुए कहा है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौतियां नहीं कर सकते। G20 ममालिक में महंगाई की शरह महज 2% है। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना ने मौक़िफ़ अपनाया कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को महंगाई की शरह से महफूज रखना जरूरी होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने ML1 मंसूबे की मंजूरी दे दी है।
आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में बताया कि ML1 मंसूबा हतमी मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ दी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को भिजवा दिया गया। ML1 मंसूबे पर 7 अरब 20 करोड़ डॉलर लागत आएगी। पेशावर तक कराची 1872 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अपग्रेड होगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान की मंजिल का तयन हो चुका। किसी लालच, धौंस और धमकी की कोई परवाह नहीं। लातादाद केसेस के मुतालिक कहा गया है ये इंतकामी कार्रवाइयां हैं, लेकिन इन मुकदमात में अदालतों ने जमानतें मुस्तरद की। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना था, नैब एक इंसान दोस्त इदारा है। नैब सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खिदमत के लिए है। वाहिद चीज ये है कि पाकिस्तान के अवाम की हालत बेहतर हो। ये इसी सूरत मुमकिन है जब पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा होगा। क्या पाकिस्तान के अवाम का दिल नहीं करता कि वो खुददार ममालिक में जिंदा रह सके? क्या अवाम का ये हक नहीं कि उन्हें तालीम और सेहत की अच्छी सहूलियात मिल सके? जावेद इकबाल ने मजीद कहा, तमाम खराबियों की जड़ सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। नैब करप्शन के खिलाफ इंतहाई दयानतदारी से कोशां है। वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां मुसलसल जारी हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने साबिका खारजा सेक्रेटरीज के मुशावरती इजलास की सदारत करते हुए कहा कि 80 लाख नहित्ते कश्मीरियों को कर्फ्यू के नाम पर भारतीय इस्तबदाद का सामना करना पड़ रहा है 10 माह। दूसरी जानिब कोरोना वबा के बाद मजलूम कश्मीरी दोहरा लॉकडाउन भुगत रहे हैं। डोमिसाइल एक्ट, आबादियाती तनासुब तब्दीली का कदम बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत LOC पर मुसलसल मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है। पेट्रोल सस्ता होते ही नायाब हो गया। कराची में मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स ने फराहमी बंद कर दी। अवाम पेट्रोल के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इसी पर देखते हैं मलिक मुनव्वर हुसैन की कराची से ये रिपोर्ट। पेट्रोल सस्ता होते ही नायाब हो गया। कराची के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल की फराहमी बंद कर दी। आवाम पेट्रोल के हसूल के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं। पेट्रोल की फराहमी की बंदिश के बाद मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जबकि दूसरी जानिब मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त जारी है। मैं मार से आ रहा हूँ और इतनी ख्वारी हुई है, बीवी और बच्चा साथ है मेरे, इतना ख्वार हुआ हूँ कि कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है। जहाँ मिल रहा है 3-4 पंप तो बंद है, जहाँ मिल रहा है वहाँ रश है, आवाम परेशान है। खाली बनावटी बातें हैं कि ये पेट्रोल सस्ता कर दिया। आप देखें, जिस दिन से पेट्रोल सस्ता हुआ है उस दिन से पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही नहीं है। जिस दिन से पेट्रोल सस्ता हुआ है उस दिन के बाद से पेट्रोल ही नहीं आ रहा, तो फायदा क्या भाई ऐसी सब्सिडी का? पेट्रोल बीच में बंद रहा, पेट्रोल महंगा हो गया था, बनने कोई जहाँ पेट्रोल पे आया पेट्रोल बंद है, नहीं पेट्रोल खत्म हो गया यार। अच्छा, ये मसला हो रहा था। आज जाकर डलवाया हमने, परेशानी बिल्कुल होती है हम लोग यार। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर एसोसिएशन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई न होने से 50% निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पंप बंद हो गए हैं। अवाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत वाफर मुकदार में मौजूद हैं। पेट्रोल सस्ता होने से पंप मालकान ने जानबूझकर मसनूई बहरान पैदा किया हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि इसका नोटिस ले ताकि परेशानी कम हो। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए 6 पैसे कमी का ऐलान किया था, जिसके बाद नई कीमत 74 रुपए 52 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है। कैमरामैन हामिद राव के साथ मलिक मुनव्वर हुसैन, TV टुडे, कराची। अरब टुडे इंटरनेशनल। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि वो अब हुकूमतों को मशवरा दे रहे हैं कि अपने शहरियों की हौसला अफजाई करें कि वो वायरस का फैलाव रोकने के लिए अवामी मकामात पर कपड़े से बने हुए मास्क पहने। डॉक्टर मार्किया फेंट ने इंटरव्यू में बताया कि कपड़े का बना हुआ मास्क तजवीज करते हैं जो गैर मेडिकल मास्क है। मास्क सिर्फ ट्रांसमिशन को कम करने वाले आलात का एक हिस्सा है और इससे लोगों को कोई गलत उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर दिफा मार्क एस्पर में ठन गई। अमरीकी वजीर दिफा ने नेशनल गार्ड्स को मुसल्लह करने के हुक्म को ठुकरा दिया। वाशिंगटन में तैनात नेशनल गार्ड से असलहा वापस ले लिया गया। अमरीकी सदर के नेशनल गार्ड्स को मुसल्लह करने के हुक्म को वजीर दिफा ने नजरअंदाज कर दिया। अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर ने वाशिंगटन में तैनात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से असलहा वापस ले लिया। वजीर दिफा के इस हुक्म पर कयास आराइयां जारी हैं। मार्क एस्पर ने गार्ड से असलहा लेने का फैसला व्हाइट हाउस से मुशावरत के बगैर किया। मार्क कहते हैं कि मुजाहिरीन के खिलाफ हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उनको कहना था कि
مظاہرین کے خلاف اس طرح ہتھیار استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ امریکہ میں سیاہ فام کی ہلاکت کے بعد ملزم کی گرفتاری کے لیے قوانین تبدیل کر دیے گئے۔ ملزم کی گرفتاری کے وقت گھٹنے سے دبانے اور گردن دبوچنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ امریکہ میں سیاہ فام کی ہلاکت کے خلاف مظاہروں میں شدت کے بعد گرفتاری قوانین میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ پولیس کے ملزم کی گرفتاری کے وقت گردن دبوچنے اور گھٹنے سے دبانے پر پابندی ہوگی۔ منیسوٹا پولیس کونسل نے نئے قوانین کی منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے کا اطلاق منیسوٹا جج کی منظوری کے بعد ہوگا۔ اور اب شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ شکارپور کے گاؤں بوجا ناپر کے مقیم سہولتوں سے ناواقف پل نہ ہونے سے میت ندی کے اندر سے گزار کر قبرستان لے جاتے ہیں۔ شکارپور کے گاؤں بوجا ناپر میں ندی کا پل نہ بننے سے شہریوں کو کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی رہائشی کے انتقال پر مکینوں کو تدفین کے لیے میت اپنے کندھوں پر اٹھا کر ندی کے اندر سے گزرنا پڑا۔ مقامی افراد کے مطابق ہر الیکشن میں ندی پر پل بنانے کا وعدہ کر لیا جاتا ہے، مگر یہ وعدہ آج تک وفا نہ ہو سکا۔ اب آپ کو بتائیں، رکن صوبائی اسمبلی دعا بھٹو ٹھٹھا میں دریا میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والے بچوں کے والدین سے تعزیت کرنے ان کے گھر پہنچ گئیں۔ دعا بھٹو نے سندھ حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ دعا بھٹو کا کہنا تھا کہ ڈوبنے والے بچوں کی ذمہ داری سندھ حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ صاحبہ کو پہلی بات تو ڈوب مرنا چاہیے۔ اس ہیلتھ منسٹر صاحبہ عذرا پیچو کو میں کہتی ہوں ڈوب مرو، آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں، استعفیٰ دو۔ اگر ذرا سی بھی شرم اور حیا اور اگر غیرت ہے نا تو ان 7 بچوں کو آپ لوگوں نے مارا ہے، آپ کے ہیلتھ کے سسٹم نے مارا ہے، آپ لوگوں نے مارا ہے۔ سب سے پہلے استعفیٰ دو اگر ذرا سی بھی شرم ہے، اگر ذرا سا بھی ان بچوں کا خیال ہے تو۔ جب ان بچوں کو ایک تو ایمبولینس نہیں دی گئی کہ یہاں پر جب ان کی لاشیں کچھ بچے اس میں زندہ تھے، جب یہاں پر وہ لوگ والدین لے کر آئے ان بچوں کو تو وہ ان کے کچھ سانسیں بچوں کی چل رہی تھی، تو یہاں پہ کوئی بھی ڈاکٹر وغیرہ کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جب یہاں ان کی بچوں کی لاش جب ان کی سانس نکل گئی تو پھر یہاں پر ان کو بولا گیا، والدین نے ان کے والدین کے پاس گئی، ان کی ماں سے میں نے بات کی، ان کا رونا تو دیکھیں آپ لوگ۔ جب ان سے میں نے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم نے پھر کہا چلے اب ان لاشوں کے لیے تو ہمیں ایمبولینس دے دیں، تو انہوں نے کہا پیٹرول نہیں ہے۔ اربوں خربوں کا کروڑوں کا آپ لوگوں کے پاس بجٹ ہے، آپ لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے، کتنا کھاؤ گے، کتنا حرام کھاؤ گے، کتنے لوگوں کا حق کھاؤ گے، غریب کے بچوں کا حق کھاؤ گے۔ یہ ان بچوں کا تم لوگوں نے خون کیا ہے، یہ اس پوری پاپی پارٹی نے، یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ پاپی پارٹی ہے جنہوں نے۔ کوٹلی آزاد کشمیر پبلک ٹرانسپورٹ میں ایس او پیز پر عمل کروانے کے لیے انتظامیہ کا پولیس کے ہمراہ گلپور چوک میں گاڑیوں کی چیکنگ، بغیر ماسک سفر کرنے والے مسافروں کو جرمانے کیے گئے۔ گلپور مین چوک میں نائب تحصیلدار نے پولیس کے ہمراہ گاڑیوں میں سفر کرنے والے مسافروں اور عملے کی افراد کی چیکنگ کی۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو جرمانے کیے گئے۔ سندھ حکومت کے احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے نصیر آباد شہر میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ انتظامیہ نے نصیر آباد شہر کی تمام کاروباری مراکز مکمل طور پر بند کر دیے، جس میں شاہی بازار، ریشم گلی، کپڑے کی مارکیٹ، صرافہ بازار، موبائل مارکیٹ کے ساتھ ساتھ سبزی منڈی، گوشت اور مچھلی مارکیٹ سمیت میڈیکل سٹورز بھی بند کروا دیے گئے ہیں۔ شہر کی داخلی اور خارجی راستے بند ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی۔ آئی جی پولیس اسلام آباد محمد عامر ذوالفقار خان اور ڈی آئی جی سید وقار الدین شہید اے ایس آئی سجاد کے گھر ہری پور پہنچ گئے۔ شہید کے اہل خانہ کو تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ دیکھتے ہیں ہری پور سے عنایت یوسف زئی کی رپورٹ۔ آئی جی اسلام آباد محمد عامر ذوالفقار خان، ڈی آئی جی سید وقار الدین کی شہید اے ایس آئی سجاد تنولی کے گھر کانگڑا کالونی ہری پور آمد۔ آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی نے شہید کے لواحقین سے ملاقات کی۔ شہید سجاد تنولی کا یونیفارم، بیج اور پاکستانی پرچم شہید کی والدہ کو دیا۔ پولیس فورس کی طرف سے شہید کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شہید کی بیوہ اور بچوں کو 60 سال تک تمام مراحت اور وزیراعظم کی طرف سے اعلان کردہ مکمل پیکج دیا جائے گا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیاں رائیگان نہیں جائے گی۔ ٹی وی ٹوڈے
اسسٹنٹ کمشنر فیضان احمد ریاض اور ڈی ایس پی شورکوٹ احمد سجاد چیمہ نے کورونا وائرس کے حوالے سے حکومتی احکامات پر عمل درآمد کروانے کے لیے شہر بھر کے بازاروں اور مارکیٹس کا اچانک معائنہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ نے کہا کہ کوئی شخص ایس او پیز کی خلاف ورزی ہرگز نہ کرے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ حکومتی ہدایات کی روشنی میں ہفتہ اور اتوار کو دکانیں کھولنے سے باز رہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹس میں بھی ایس او پیز پر عمل درآمد کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ بیت المال کمیٹی ضلع اوکاڑہ نے ڈپٹی کمشنر آفس کے کمیٹی روم میں مستحق غریب معذور افراد میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر اشتمال اراضی پیر محمد سید سمسام علی بخاری تھے۔ جی، ڈسٹرکٹ بیت المال کے زیر اہتمام آج یہاں پر ایک تقریب منعقد ہوئی ڈپٹی کمشنر کے کمیٹی روم میں، جس کے مہمان خصوصی پیر سید سمسام علی شاہ بخاری صاحب تھے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج جو 87 مستحقین کو امدادی چیک تقسیم کیے گئے ہیں، اس کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ مزید کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ بیت المال اس طرح کام کر رہا ہے کہ جو بیت المال کا مقصد تھا، اور ہمارے نوجوان چیئرمین یا مرکزی شان وہ ماشاءاللہ بہت ہمت سے کام کر رہا ہے، خود بھی اپنا کر رہا ہے، اور یہ کلیئر ڈائریکشن ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی اور جناب چیف منسٹر کی کہ مستحقین کو آپ ان کے دروازوں پہ جا کے امداد کریں۔ تو اس میں ہم بغیر پارٹیزن ہوئے جو لوگ مستحق ہیں اور جن لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، ہم اس کو کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اوکاڑہ ضلع میں جتنا اچھا کام چیئرمین کر رہا ہے اور پنجاب میں ملک محمد اعظم صاحب جس طرح کام کر رہے ہیں، پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ میاں والی میں قتل ہونے والے شخص کے قاتل اس کی بیوی اور بھائی نکلے۔ ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسن اسد علوی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے قتل کے محرکات بیان کیے۔ بتایا کہ دیار جی حبیب کا رہائشی قربان علی لاپتہ ہو گیا۔ پولیس نے تفتیش کرتے ہوئے ناش ویران حویلی سے برآمد کر لی۔ دوران پوچھ گچھ ملزم ذیشان اور قربان علی کی بیوی نے قتل کا اعتراف کیا۔ ملزموں نے قربان علی کو کینچی کے وار سے قتل کر کے لاش ویران حویلی میں چھپا دی تھی۔ اس کے ساتھ یہ بلیٹن ختم ہوا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ کیا ہو سکتا ہے